मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है ना, विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज हम विद्युत आवेश पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो उस वस्तु पर क्या क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। वो आवेश आता कहाँ से है वो हम देखते हैं। तो हम विद्युत आवेश पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ले लेते हैं विद्युत आवेश से संबंधित। ये जो बिंदु है वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, हमें विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश से कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है ना, कि विद्युत आवेश है वो किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है। वो आवेश की स्थिति पर और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि आवेश है वो किस पोजीशन में है, उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है ना। अब देखिए केस, अगर इसमें केस फर्स्ट ले, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज है वो रेस्ट में है, बोले तो हम कहें कि आवेश वो अपना स्थिर है। इफ चार्ज नॉट मूव, चार्ज रिमेन स्टेशनरी, देन व्हाट? देन देखिए ये चार्ज है, चार्ज हम देखेंगे टू टाइप्स के होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज है। ये कोई चार्ज हो गया, ठीक है ना। ये रेस्ट में है, बोले तो इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। अगर हम किसी बॉडी को चार्ज देंगे, इफ वी ट्रांसफर द चार्ज एनी बॉडी, देन क्या है? चार्ज अगर उस बॉडी पर स्टेशनरी रहे, मूव नहीं करे, तो वो स्टेशनरी या रेस्ट चार्ज होगा। ओके, तो रेस्ट चार्ज है अगर किसी बॉडी पर, तो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? अगर चार्ज रेस्ट है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। चार्ज अगर रेस्ट है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। कहने वाला विद्युत क्षेत्र का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के कारण ही प्रोड्यूस होता है। अगर किसी बॉडी पर चार्ज है, किसी बॉडी पर चार्ज है, इफ द चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। अगर किसी भी वस्तु पर, किसी भी मान लो चीज हो या पदार्थ हो, उस पर अगर आवेश उपस्थित है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? presence of a charge. Okay, presence of charge, presence of the charge is the source of electric field. अगर किसी भी बॉडी पर आवेश है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल जाएगी कब प्रोड्यूस होगा, कब नहीं होगा। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके, तो फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकंड केस हम देखते हैं। केस सेकंड, if charge moves with the uniform velocity, अगर
चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, वहां पर चार्ज रेस्ट था, यहाँ पर चार्ज क्या है, मूव कर रहा है चार्ज। और कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स जो वेलोसिटी है चार्ज की वो रिमेन कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, कोई भी आवेश है वो नियत चाल से अगर गति करे, ठीक है ना, चाल समय के साथ नियत रहनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर चाल ज्यादा होगी कहीं कम होगी। चाल अगर मान लो कोई आवेश है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, तो प्रत्येक क्षण उसकी जो चाल होगी वो 20 मीटर प्रति सेकंड ही होगी, ठीक है ना। तो अगर मान लो आवेश है, एक आवेश है, ये मूव कर रहा है, कांस्टेंट है, मान लो v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तब इससे कौन कौन से इफेक्ट, कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होंगे। देखिए चार्ज है, चार्ज है ना, चार्ज है, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे मूव करो, अगर चार्ज है तो कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, तो चार्ज की प्रेजेंस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इस चार्ज के मोशन से अगर चार्ज मूव करता है तो फॉर द ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एक फील्ड और प्रोड्यूस होगा। वो कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। क्या होंगे, दोनों उत्पन्न होंगे। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, उसका सोर्स तो क्या है, उसका सोर्स तो है प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अगर चार्ज किसी बॉडी पर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बट मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तभी मूव हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं जब चार्ज मूव कर रहा है। स्टेशनरी चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन द चार्ज मूव्स। अगर चार्ज मूव करता है तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज। ओके, द मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। ओके, अगर तो यहाँ से हमें पता चल गया चार्ज मूव करेगा तो टू टाइप्स के फील्ड प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस्ड होगा। ओके और नोट हो गए, ओके समझ में आ गई बात है। ओके, अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस, इफ चार्ज moves with the acceleration, अगर चार्ज है उसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण। अगर कोई भी चार्ज है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो, त्वरित गति कर रहा हो। एक्सेलरेशन मोशन कब होगा किसी भी बॉडी में, अगर मान लो किसी बॉडी की वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट न रहकर अगर चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रही है तो उस बॉडी का जो मोशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, त्वरित गति बोलते हैं। ओके, अगर किसी भी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो उस वस्तु की जो गति होगी वो त्वरित गति होगी, ठीक है ना। अगर मान लो एक्सेलरेटेड मोशन करता है, मान लो ये चार्ज है, ये मोशन कर रहा है विद एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन है, बोले तो वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देन कौन कौन से फील्ड होंगे, यहाँ पर चार्ज है तो ओके, चार्ज स्टेशनरी और चाहे मूव करे, चार्ज होना चाहिए, चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। प्लस यहाँ पर चार्ज मूव कर रहा है, ओके, चार्ज मूव करना चाहिए, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे चाहे वो एक्सेलरेटेड मोशन करे। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, अब देखो ये कैसा मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन मोशन कर रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन मोशन करेगा तो साथ में एक चीज और प्रोड्यूस होगी, एक इफेक्ट और आएगा, ईएम वेव इज आल्सो प्रोड्यूस। ईएम वेव्स भी प्रोड्यूस होगी, क्या होगी, ईएम वेव भी प्रोड्यूस होगी। अब देखो प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज स्टेशनरी हो चाहे मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चार्ज को देखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ओनली चार्ज को देखेगा, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है।
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कब होगा? जब चार्ज मूव करेगा, चाहे वो कैसे ही मूव करो, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, चाहे वो आसलेशन मूव करे, तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होगा? मूविंग चार्ज होगा। बट ईएम वेव कब प्रोड्यूस होगी? क्या चार्ज जब मूव करता है तब क्या ईएम वेव प्रोड्यूस होगी? नहीं। अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। ईएम वेव तभी प्रोड्यूस होगी जब चार्ज कैसा मोशन करेगा? ऑसिलेशन मोशन करेगा। ओके, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ द ईएम वेव? ऑसिलेटेड चार्ज। ऑसिलेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है ना? विद्युत चुम्बकीय तरंगे कब उत्पन्न होगी? जब आवेश वो त्वरित गति करता है तभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती है। ओके, दीज आर द 3 पॉइंट्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनमें से आपके कुछ तो जो पॉइंट्स है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द ईएम वेव? ओके, ऑसिलेटेड चार्ज। ओके, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विच टाइप ऑफ द इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज से कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं? ओके, तो इज इट क्लियर और नॉट? तो इलेक्ट्रिक चार्ज से कौन कौन से फील्ड प्रोड्यूस होते हैं वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है चार्ज की प्रॉपर्टी पर या चार्ज की नेचर पर, चार्ज कैसे मूव कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश क्या होगा? विद्युत आवेश किसे कहेंगे? विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी मटेरियल की, किसी भी सबस्टेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, आंतरिक गुण होता है। कहने का मतलब ये होता है कि भी आवेश जो होता है वो किसी वस्तु के अंदर ही होता है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है, बाहर से कहीं आवेश नहीं होता, उसके अंदर ही आवेश होता है। ओके, कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश इज ए इंटरनल प्रॉपर्टी of the material which shows the electric and magnetic effect. Okay or not okay? Okay, so electric charge is what? Electric charge is the internal property of the material or substance which shows electric and magnetic effect। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट हमने अभी देखा है, चार्ज से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इंटरनल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो विद्युत आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ का या किसी वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो क्या? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। ओके और नॉट ओके? ओके और नॉट ओके? ओके ओके। अब देखिए किस प्रकार से इंटरनल प्रॉपर्टी होती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्जेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, एंड नेगेटिव चार्ज, बोले तो ऋणात्मक आवेश। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव। कैसे होगा वो हम देखते हैं। देखिए, ईच जो मटेरियल है या सबस्टेंस है वो किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। और एटम्स किससे मिलकर बना होता है? 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो हम किसी मटेरियल का एक एटम ले लेते हैं। ये एक एटम है मटेरियल का। एटम की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटम। ओके, ये न्यूक्लियस है, इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। चैप्टर नंबर 14 और 15 में हम एटम और न्यूक्लियस ही पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए इसके अंदर 2 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस जो होता है जो एटम के सेंटर में होता है उसमें 2 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में ऐसे इवोल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवोल्व कर रहे हैं इसमें। ओके और नॉट ओके? ओके, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इस न्यूक्लियस में होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में ऐसे रिवोल्व करेंगे। ओके,
प्रोटॉन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, अब देखो ये क्या होता है एटम के अंदर होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही तो एटम के अंदर है। और एटम किसके अंदर है, मटेरियल के अंदर है, मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, इसका मतलब बहुत सारे उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसका मतलब क्या है मटेरियल के अंदर ही तो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मटेरियल के अंदर नहीं है क्या, है ना। ओके, अब देखो कोई भी यहाँ पर देखो कोई भी जो आपका मटेरियल होगा सब्सटेंस होगा वो इनिशियली क्या होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्या होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, विद्युत उदासीन होगा। प्रारंभ में वो क्या होता है विद्युत उदासीन होता है जब तक उसको हम रब्ड नहीं करते हैं, ठीक है ना। रबिंग करने के बाद भी तो उसमें चार्ज आया है, पहले तो वो क्या है न्यूट्रल था, उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर जो इनिशियली जो टोटल चार्ज होता है या बेसिकली जो टोटल चार्ज होता है वो जीरो होता है। तो आप कहोगे कि टोटल चार्ज जीरो, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, चार्ज ही नहीं है किसी बॉडी में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, बट ऐसा थोड़ी होता है, एटम तो होंगे ही। अरे एटम ही नहीं होंगे तो मटेरियल ही नहीं होगा, है। और एटम अगर नहीं होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और ये न्यूट्रॉन भी नहीं होंगे। तो अगर मान लो कोई मटेरियल है तो उसमें एटम भी होगा और एटम है तो ये पार्टिकल भी होंगे। तो अगर किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज अगर जीरो है, अगर वो बेसिकली या इनिशियली अगर वो उस पर नेट चार्ज अगर जीरो है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें चार्ज नहीं है, उसका मतलब ये है कि उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लो ये कोई मटेरियल ले लिया, मान लो इसमें 100 प्रोटॉन है और 100 ही क्या है इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, बट नेट चार्ज क्या है जीरो। वाई, बिकॉज एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1 + 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो क्या होता है इक्वल होता है, अमाउंट में इक्वल होता है, बट उनकी नेचर जो होती है पोलैरिटी क्या होती है अपोजिट होती है। ओके, इसका मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो आपस में बैलेंस हो जाता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 कूलम चार्ज आएगा। इसका मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या कर देता है बैलेंस कर देता है। अगर मान लो किसी भी मटेरियल में किसी भी सब्सटेंस में अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के नंबर है वो सेम है तो देखो यहाँ पर 100 जो प्रोटॉन है वो 100 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस कर देंगे। तो नेट चार्ज इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, बट नेट चार्ज देखें तो क्या आएगा 0 कूलम आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब इसका टोटल चार्ज क्या है 0 है। तो किसी भी मटेरियल का टोटल चार्ज अगर 0 होता है इसका मतलब ये नहीं है कि भी उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बराबर है, जिसके कारण उसमें जो नेट चार्ज है वो क्या है 0 है। ओके ओके, अब देखिए अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो एटम है, एटम में क्या है प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन का चार्ज में कोई रोल नहीं होता है क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। तो या तो किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या प्रोटॉन बाहर निकलेगा, लेकिन प्रोटॉन है वो किसी भी मटेरियल से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो किससे बाउंड होता है, वो न्यूट्रॉन के साथ बाउंड होता है, न्यूट्रॉन के साथ वो न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होता है। और न्यूक्लियर जो फोर्स होता है नाभिकीय बल होता है वो प्रकृति में सबसे प्रबल बल होता है, क्या होता है सबसे प्रबल बल होता है, इसलिए प्रोटॉन है वो कभी भी नाभिक से बाहर नहीं निकल पाएगा। ओके, तो प्रोटॉन है वो कभी भी नाभिक से बाहर नहीं निकले पाता है, ठीक है ना। तो जो भी ट्रांसफर का काम होगा, जो भी स्थानांतरित होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा। तो संपूर्ण जो विद्युत की है उसमें इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है योगदान होता है, इलेक्ट्रॉन ही उसके लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिसिटी, सभी पूरी इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है उत्तरदायी होता है। सब जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी फिनोमिना है सब इलेक्ट्रॉन के कारण
नहीं होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युतीकरण होगा। तो इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन नहीं होगा। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास मान लो दो बॉडी, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी। इसमें मान लो 10 प्रोटॉन है, प्रोटॉन में पॉजिटिव है, और 10 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस पे मान लो 7 प्रोटॉन है और 7 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इनिशियली देखो ये बॉडी भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, विद्युत उदासीन है, क्योंकि इसमें 10 प्रोटॉन है तो 10 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये जो बॉडी है वो भी क्या है, इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, 0 होगा। दोनों इनिशियली क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हाँ, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, बट टोटल चार्ज क्या है, 0 है। अब इन दोनों को रब्ड करते हैं। अब दोनों मटेरियल को रब करेंगे, तो रब करने से क्या होता है, आप देखो हाथों को हम अगर रगड़े तो हमें पता है कि जो हथेलियां वो गर्म हो जाती है ना। तो दोनों को रब करेंगे तो एक एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे थर्मल एनर्जी बोलेंगे, तापीय ऊर्जा। और वो तापीय ऊर्जा प्राप्त करके किसी एक पदार्थ का, किसी एक मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, इस एक मटेरियल को छोड़ देगा और दूसरे में ट्रांसफर कर जाएगा। तो जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता। एक अगर मटेरियल से चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ये नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, वो किसी दूसरे मटेरियल में चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे हम प्रॉपर्टी, चार्ज की प्रॉपर्टी देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। ओके, जैसे मान लो इन दोनों को रब किया तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे दिए, इसने लूज कर दिए और ये गेन कर रहा है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसमें 10 थे, कितने बचे, 8। इसने 2 गेन कर लिए तो इसमें 7 थे, कितने हो गए, 9। ओके, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। ओके और नोट ओके। अब यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, तो इसमें 10 प्रोटॉन थे, 8 क्या बच गए, इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन है वो 8 प्रोटॉन के चार्ज को बैलेंस कर देगा, तो कितने प्रोटॉन का चार्ज बचेगा, 2 प्रोटॉन का चार्ज बचेगा, और प्रोटॉन पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इस बॉडी पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और वो पॉजिटिव जो चार्ज होगा उसका अमाउंट कितना होगा, 2 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होगा। यहाँ पर देखो तो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो ये बॉडी क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। चार्ज के जो नेचर होगी वो तो नेगेटिव होगी, और अमाउंट क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा। इसका मतलब ये बॉडी पॉजिटिव होगी, ये बॉडी नेगेटिव। इनिशियली क्या थी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल थी, लेकिन डबलिंग करने के बाद में ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। इंटरनल प्रॉपर्टी तो अंदर से ही कुछ आया है, अंदर ही चला जाएगा। ओके और नोट ओके। ओके, अब देखिए ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो क्या होगी, पॉजिटिव, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है वो क्या होती है, नेगेटिव। ओके और नोट ओके। ओके, द बॉडी विच लूज द इलेक्ट्रॉन becomes positively charged. Okay, the body which gain the electron becomes negatively charged. जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। आप सिंपल शब्दों में देखो, कोई धनवान व्यक्ति है वही तो दे सकता है, ठीक है। तो ये देने वाला क्या है, धनवान है तभी तो दे रहा है, तो ये धनात्मक हो गया। और लेने वाला क्या है, गरीब है तो ऋणी हो जाएगा ना, कर्जदार हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ओके और नोट ओके। तो हमारे पास 2 टाइप के चार्ज होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। तो चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब बनेगा। ओके, तो चार्ज के लिए, चार्ज का जो टाइप्स है, इस चार्ज के टाइप्स के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया था कि चार्ज है वो 2 टाइप्स के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही उन्होंने बताया कि चार्ज है वो 2 टाइप्स के होते हैं। वो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने उस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी ऑब्जेक्ट लिए थे, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।